चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, बंगाल भाजपा में अंतरकलह से कूद पड़ रही है आंदोलन की धार, संगठन में जान फूंकने वाले नेता की कमी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह बंगाल के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन बंगाल भाजपा उनके दिशा निर्देशों पर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाई है। यहाँ तक कि दिशा निर्देश को लागू करने को लेकर कोई बैठक भी नहीं कर पाई। उल्टा भाजपा नेता अब भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अंतरकलह की वजह से पार्टी निस्तेज होती जा रही है। दरअसल गत लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जिस रफ्तार से भाजपा का उत्थान हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद उसी रफ्तार से पतन भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, लेकिन पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में पार्टी अनुशासन रूप प्रदर्शन नहीं कर सकी और उसे 294 में से 77 सीटें मिली। निकाय चुनाव में हाल और बुरा हो गया, उसकी झोली में एक भी पालिका अथवा निगर नहीं आए। हाल में बालीगंज विधानसभा व आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का भारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के 5 विधायक तथा 1 सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके। राज्यभर में सैकड़ों नेता व हजारों कार्यकर्ता तृणमूल का दामन थाम चुके हैं। पार्टी में अंतरकलह भी चरम पर है, संगठन पर इसका साफ असर पड़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को एनसीपी यूथ विंग कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार ने देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश को लेकर चर्चा की है। शरद पवार ने कहा कि नफरत के खिलाफ जल्द ही एनसीपी यूथ विंग कार्यकर्ता देश भर में सम्मेलन करेंगे। डीएमके संस्थापक एम करुणानिधि की 99 जन्म जयंती से पहले पार्टी ने एक अहम मीटिंग की। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 3 जून से राज्य में द्रविडियन मॉडल वाले ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। उन कैंप के जरिए पूरे राज्य में उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें भी उसके मुताबिक पार्टी का हर कार्यकर्ता एक जवान के रूप में जमीन पर काम करेगा। वो कार्यकर्ता हर कीमत पर राज्य को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से बचाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। चिंता का विषय यह है कि राज्य में पहली बार एक साथ BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मरीज मिल गए हैं। ये दोनों ही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं जो तेजी से फैल सकते हैं। राज्य में इस समय BA.4 के 4 मरीज सामने आए तो वहीं BA.5 के 3 मरीज निकल गए हैं। ऐसे में कुल आंकड़ा 7 पर पहुँच गया है। राहत की बात यह है कि किसी में भी गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट करने की नौबत भी नहीं आई। संक्रमित मरीजों में 2 की उम्र 50 साल से ज्यादा बताई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का खास ध्यान देना होगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा खंड ख के निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छूट प्रदान की गई है। हैदराबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोथा रोहित और उनकी टीम ने सालारगंज म्यूजियम में घुसने की कोशिश की और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चित्र नहीं लगाने और सावरकर की तस्वीर लगाने के लिए केंद्र सरकार का विरोध किया। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर म्यूजियम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, जिसमें कि आपको बता दें मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इसे अपमानजनक करार दिया है। यूथ सरकार से मांग की है कि वह तत्काल माफी मांगे और म्यूजियम में पंडित नेहरू की तस्वीर लगाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से युवाओं के लिए खुशखबरी है। आगामी 3 जून को लखनऊ में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ग्रेटर नोएडा की 44 कंपनियां हिस्सा ले रही है। ये कंपनियां ग्रेटर नोएडा में करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ग्रेटर नोएडा ने फूड प्रोसेसिंग, रोबोटैक्सिंग, हेल्थ केयर व इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। इनमें यहाँ निवेश और रोजगार के नए आयाम बनेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश सरकार आगामी 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर रही है। बिहार के स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य विधिवत शुरू होगा। जम्मू स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के उत्खनन के लिए बिहार शीघ्र केंद्रीय एजेंसी की मदद लेगा और उनसे AMU करेगा।
ज्योलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यहाँ 44% है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक प्राथमिक अयस्क का 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु है। बिहार में स्वर्ण अयस्क का पूरा भंडार जमुई के सोनो क्षेत्र में है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष के ऐलान से इसके संकेत मिल रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ऐलान किया है कि भाजपा निकाय चुनाव गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने कहा है कि नगर परिषद का चुनाव बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी, जबकि नगर पालिका चुनाव में सिंबल का फैसला बीजेपी की जिला इकाई करेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।